हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस जिम्बाब्वे के सुपर 8 के पहले मुकाबले की, जिसमें वेस्ट इंडीज ने जिम्बाब्वे को ऐसे धोया है कि धागे खुल गए हैं जिम्बाब्वे के, जो अभी तक ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा के बड़े गुमान में थे, आसमान में थे। वेस्ट इंडीज ने ऐसे रस्सी फेंका, अब ये नहीं पता कि रस्सी जो है वो पैर में बंधा कि गले में, और ऐसे जोर से खींच लिया कि भाई जमीन पे गिरते ही जिस तरीके से बम गिरता है, गड्ढा हो जाता है, उसी तरीके से वो जमीन में दफन हो गए। भाई इतनी बुरी तरीके से हराया है कि पूछो मत, मैं बोलने लायक नहीं हूं। और अब नेट रन रेट इतना बढ़ गया है कि अब डर लग रहा है कि इंडियन टीम का क्या होगा। क्या हमारी इंडियन टीम सेमीफाइनल का मुंह देख पाएगी? नहीं देखा, पूरा देखा। क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जिस विशाल जीत को देखा है, मुझे तो लग रहा है कि बहुत विशाल द्वार दिख रहा है एग्जिट का टीम इंडिया के लिए। आपको क्या लगता है? गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कल रात वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच में मैच हुआ, या फिर एक तरीके से बोला जाए तो जिम्बाब्वे का सामूहिक हरासमेंट हुआ है। मतलब जो भी आ रहा था वेस्ट इंडीज से, सब जैसे हम देखते थे ना एक मीम में कि एक बंदा है, कोई भी उसके सामने आ रहा है, बस उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहा, थप्पड़ पे थप्पड़ मारते जा रहा। सेम वही था कि वेस्ट इंडीज वाले जो भी जिम्बाब्वे के प्लेयर आ रहे थे, उन सबको रख रख के थप्पड़ पे थप्पड़ मारे, और जिम्बाब्वे वाले की बोलती बंद हो गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे शिमरॉन हेटमायर ने जिम्बाब्वे के बॉलर्स के धागे खोल दिए, और उसके बाद उनके स्पिनर गुडाकेश मोती ने कैसे अपनी फिरकी में जिम्बाब्वे के बैट्समैनों को ऐसा लपेटा कि भाई ऐसे लग रहा था कि भाई जो धागा है ना, बॉल का जो धागा है, वो खोला तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन शिमरॉन हेटमायर ने और बाकी लोगों ने, लेकिन वो धागा ऐसे लपेटा है जिम्बाब्वे के बैट्समैनों पे कि मेरे ख्याल से आंख सब बंद हो चुका है। ऐसा ही फीलिंग आया, बस हवा निकल गई। तो ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस मैच एनालिसिस वीडियो को। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉस की। तो भाई जिम्बाब्वे ने टॉस जीता, और मुंबई जैसी पिच पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या सोच के तुमने बॉलिंग चूज किया। भाई बैटिंग चूज करो, इस वर्ल्ड कप का यही तो थ्योरी है कि तुम पहले बैटिंग करो, उसके बाद सामने वाली टीम अपने आप प्रेशर में आ जाएगी और फिर काम तमाम हो जाएगा। यार तुमने जिम्बाब्वे वाले ऑस्ट्रेलिया को हराए, पहले बैटिंग करके हराए ना, बड़ी टीम को हराए ना। अरे पहला ही देख लो, इंडिया साउथ अफ्रीका था, उसमें भी साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करके जीती ना। और भी मोस्ट ऑफ ऐसे हैं, इंग्लैंड ने श्रीलंका को जो हराया, उसमें भी तो यही था कि पहले बैटिंग किया, बाद में श्रीलंका प्रेशर में आकर बह गई पूरी तरीके से। तो अगर तुम टॉस जीते तो भाई इस वर्ल्ड कप में ये थ्योरी है कि तुम्हें टॉस जीत के पहले बैटिंग चूज करना है, सामने वाली टीम अपने आप धाराशायी हो जाएगी, जो कि जिम्बाब्वे वाले ने वहां पे गलती कर दी। अब बात करते हैं फर्स्ट इनिंग के वेस्ट इंडीज की। भाई जिम्बाब्वे वाले ने शुरुआत अच्छी की, लेकिन जो कैच छोड़े हैं, ऐसा लग रहा था कि नहीं, उनके हाथ से बेसन की लड्डू जो रहती है वो ऐसे मसल के नीचे गिर गई। मतलब एक भी कैच नहीं पकड़ पा रहे यार। जो हेटमायर को तुम 9 रन पे आउट कर सकते थे, उस हेटमायर ने आगे चल के 85 रन मारे, वो भी 34 बॉल में, 34 या 35 जो भी है। अब क्या बोल सकते हैं, अगर वो कैच पकड़ लिया रहता तो वेस्ट इंडीज जो 254 रन का विशाल स्कोर बनाई थी, वो नहीं बन पाता। लेकिन जैसा कि पहले से कहावत होके आई है, कहावत सुनते आए हम, कैचेस विन मैचेस। तो भाई तुमने कैच छोड़ा तो मैच भी छोड़ दिया, ऑब्वियस सी बात है। और भाई हेटमायर ने मतलब एक फेवर रिटर्न करना चाहिए था ना भाई। अगर तुम्हारा कोई कैच छोड़ रहा है तो तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, इतना बदतमीज बैट्समैन है वो कि मतलब एहसान फरामोश बोल सकते हैं। बोलने में भी मेरी जबान लड़खड़ा गई। तो ऐसा ही है भाई, तुम थोड़ा तो रिस्पेक्ट करते। तुमने जो बेइज्जत किया है जिम्बाब्वे के बॉलरों को, कि मतलब मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे के बॉलर अगले 2-3 दिन तक अपने होटल के कमरे से बाहर नहीं निकले। तो दोस्तों, हेटमायर का साथ देने के लिए उनका कैप्टन आया रोमन पॉवेल। शुरू में 20 बॉल में 21 रन था, लेकिन भाई उसके बाद जो उसने अचानक से 1 गियर से 5 गियर में आया, धड़ाधड़ चौके मार के भाई हाफ सेंचुरी कर लिया। मतलब समझ में नहीं आया कि वो भी 29 बॉल में, तो अगले 9 बॉल में उस बंदे ने सीधे 30 रन मार दिए। और जिम्बाब्वे की जो थोड़ी बहुत सांस चल रही थी, उसको पूरी तरीके से लात मार के बंद कर दिया रोमन पॉवेल। और फिर हेटमायर आउट हुआ, लेकिन उसके बाद भी वेस्ट इंडीज के पास इतनी बैटिंग की कैपेसिटी है
भाई फिर रुदरफोर्ड, भाई उनके पास बैटिंग की कमी नहीं है, क्या बोल सकते हैं। लेवल सबके निकलेंगे। और ऐसे करते करते भाई उन्होंने 254 रन बनाए, बहुत बड़ा स्कोर है। कहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टीम इंडिया ऐसी स्कोर बनाएगी, कहाँ वेस्ट इंडीज की टीम बना रही। शर्म आनी चाहिए टीम इंडिया को। मुझे क्यों तोड़ा? अब बात करते हैं सेकंड इनिंग की, तो 255 रन का विशाल टारगेट चेस करना था, तो उसके लिए जिगरा होना चाहिए, आपको थोड़ा अपना जो है दम दिखाना पड़ेगा। लेकिन वेस्ट इंडीज के बॉलर्स कम नहीं थे भाई, उन्होंने शुरू में ही जिम्बाब्वे की बैटिंग लाइनअप की कमर तोड़ दी, मतलब शुरू में ही 3 विकेट ले लिए। जो उनका एक बैट्समैन था बेनेट, जो आउट नहीं हुआ था, उसको ऐसे ऐसे रवाना किया है। मतलब बोल सकते हैं ना कि जो पिछले 3 मैचों में जिम्बाब्वे की जो रीढ़ की हड्डी थी उसको ही तोड़ दिया। तो भाई जब रीढ़ की हड्डी टूटेगी तो कहाँ कोई खड़ा हो पाएगा। तो जिम्बाब्वे भी नहीं खड़ी हो पाई, वो भी ढेर हो गई। थोड़ी बहुत सांसें चला रहे थे उनके कैप्टन, और उनके आउट होते ही ऐसा लगा कि भाई जिस तरीके से अगर मोतियों के माले को अगर तोड़ दे और उसको छोड़ दे ऐसे, तो सारी मोती धड़ा धड़ धड़ सब गिर जाती है। सेम वही हुआ कि उसके आउट होते ही पूरी टीम धाराशायी। वो तो एंड में आके उनके बॉलर ने भाई चौके छक्के जो मारे हैं बाद में, वो कौन सा बैट्समैन है, मतलब बॉलर था, वो कौन सा बॉलर बैट्समैन था जिसने कमाल किया था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ उसका नाम क्या है। मैं नहीं बताऊंगा। छोड़ो आप लोग क्या बताओगे, मैं ही बता देता हूँ। उसका नाम है ब्रैड इवांस। भाई आके जो इसने नजाकत वाले भी छक्के मारे हैं, फुल शॉट मार के भी 2-3 छक्के मारे हैं, मतलब छक्कों की बरसात की। अगर शुरू में जिम्बाब्वे के पास थोड़ा भी अगर एफर्ट होता ना, इंटेंट होता, तो मुझे लगता है ये एंड में आके जिता भी सकता था जिम्बाब्वे को। लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि स्टार्टिंग में ही सारे बैट्समैन लड़खड़ा के गिर गए थे, जैसे उन्हें कोई रोग हो गया हो। कुछ भी। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज की बॉलिंग की। तो भाई उनके 2 ही बॉलर थे, और 2 ही बॉलर जिम्बाब्वे को पूरी तरीके से भस्म कर दिया। मोटी और अकील हुसैन, दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, दोनों ने अच्छे से जिम्बाब्वे के बैट्समैनों को चकमा दिया, बोल्ड किया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जिम्बाब्वे के बैट्समैनों के पास कोई तोड़ ही नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही है कि ये दोनों बॉलिंग कर कैसे रहे। और ऐसे करते करते वो बेचारे 107 रनों के बड़े अंतर से हार गए, और 5.35 का नेट रन रेट पॉजिटिव में वेस्ट इंडीज को दे दिए और नेगेटिव में खुद रख लिए। तो जहां पे हम सोच रहे थे कि अगर वेस्ट इंडीज जीते भी तो ज्यादा नेट रन रेट से ना जीते, ताकि एंड में आके इंडियन टीम को थोड़ी राहत मिले। लेकिन नहीं, वेस्ट इंडीज वाले तो कुछ अलग ही जोन में थे। वो बोले अबे रुक, तुम अगर 3.5 का नेट रन रेट ले रहे हो माइनस में, तो हम ऑलमोस्ट 5.5 का नेट रन रेट पॉजिटिव में लेके जाएंगे। और इसी के साथ इंडिया के लिए सेमीफाइनल की दौड़ जो है वो बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि इतना बड़ा नेट रन रेट सच में इंडियन टीम के सर पे नाचेगा। तो दोस्तों इस जीत के साथ वेस्ट इंडीज ग्रुप 1 में टॉप पर पहुंच गई है, वो भी 5.35 के ह्यूज नेट रन रेट से। और भाई अब वेस्ट इंडीज जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए भी खतरा पैदा कर रही है। भाई जो साउथ अफ्रीका को हम लोग बहुत बड़ी टीम मान रहे थे, लेकिन आज के पूरे टूर्नामेंट में वेस्ट इंडीज ने दिखाया कि भाई वो किसी एक प्लेयर पे नहीं डिपेंड है, उनके सारे प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, और चाहे बॉलर हो, चाहे ऑलराउंडर हो, चाहे बैट्समैन हो। तो भाई वेस्ट इंडीज को हल्के में मत लो। 2016 में भी वो इंडिया में जीत के गए हैं वर्ल्ड कप, याद है ना। और इस साल तो बड़ा ट्रेंड भी चल रहा है कि 10 साल पहले कौन कैसा था, कौन किस पोजीशन में था। तो भाई वेस्ट इंडीज के लिए वो ट्रेंड बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि 2016 में दिखा सकते हैं कि 2016 में हम यहाँ पे वर्ल्ड कप जीते हैं, तो क्या पता 2026 में भी वो कारनामा कर दे। होप सो ना करे, क्योंकि भाई हम तो चाहते हैं कि इंडिया ही ये कारनामा करे, और ज्यादा 10 साल पुरानी यादों को ना रख के हम सिर्फ 2 साल पुरानी यादों को ही समेट लें और वर्ल्ड कप जीत जाएं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। तो दोस्तों अब इस वीडियो में अभी तक मैं प्यार से बात किया था, अब थोड़ा राउडी राठौड़ वाला रूप लाना पड़ेगा। तो भाई इंडियन टीम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जो साउथ अफ्रीका से तुम इतनी शर्मनाक हार पाए हो, तुम्हें वेस्ट इंडीज से सीखना चाहिए कि वो हमारे घर में है, वो इंडिया में आके एकदम परफेक्ट टीम के साथ, परफेक्ट टीम कॉम्बिनेशन के साथ, भाई उनके स्पिनर काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, वो एक पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं वर्ल्ड कप, और तुम यहीं पे खेल रहे थे, इतने दिनों से प्लानिंग कर रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, और तुम यहाँ पे वर्ल्ड कप में आने के बाद तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तुम वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हो जो कहीं पहले भी नहीं खेल पा रहा था, तुम अपने मेन स्पिनर को हटा दे रहे हो टीम से। भाई तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो भाई? अगर ऐसा है तो टीम मैनेजमेंट को हटाओ, ये प्लेयरों को भी हटाओ। इससे अच्छा
किसी गली क्रिकेट के बंदे लोगों को लेके आओ, आजकल तो ISPL भी चल रहा है, उनके ही किसी अच्छे टीम को लेके आओ और बोल दो कि तुम इंडिया टीम की तरफ से खेलो, वो भी आज की इंडियन टीम से अच्छा खेल लेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज जैसी टीम की, भाई जिसके बारे में कहा जाता है कि वो दिवालियापन के रास्ते पर है, उनका क्रिकेट खत्म हो चुका है, लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो हमला करना नहीं भूलता है। उसको पता है कि कैसे सामने वाले को दबोचना है और चीर फाड़ करनी है। आज वही किया है। और एक टीम इंडिया है, इतने रिसोर्स है, इतने सारे इंटेंट है, द्विपक्षीय सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, इतना सारा पता नहीं क्या घमंड है, लेकिन वर्ल्ड कप में आते आते सारा जो है तेल उनका खत्म हो गया। जैसे बोलते हैं ना, घी खत्म हो गई, वही चीज हुआ कि उनका घी खत्म हो गया भाई। ना उनमें इंटेंट रहा, ना घमंड रहा, घमंड तो है, सॉरी घमंड है भाई, ना टैलेंट रहा, ना परफॉर्मेंस रहा, ना प्लानिंग रहा, ना कुछ रहा। तो भाई तुम्हारे पास है क्या? अब ये मत बोलना मेरे पास माँ है, भाई वो सबके पास होती है, हाँ कुछ लोगों के पास नहीं होती है, तो उनके लिए मैं माफी मांगता हूँ, मैंने बोल दिया अगर ऐसा आपको बुरा लगा हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, टीम इंडिया के पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा है। इन लोगों को सच में हटाओ, क्योंकि हमारे यहाँ का एक सोच रहे हो 8-9 साल का बच्चा मुझसे बोल रहा है भैया तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव से अच्छा तो मैं प्लानिंग कर लूंगा और मैं अच्छे से क्रिकेट खेलूंगा। तो क्या ऐसे लोगों को भी टीम इंडिया में रख लूं? या फिर वैभव सूर्यवंशी का दिन आ गया है कि उसको टीम में लाओ और ये सब जितने भी हैं सेकंड क्लास बैट्समैन इनको हटाओ टीम से। अभी अब नई जनरेशन चाहिए, ये भी नई जनरेशन ही है, तिलक वर्मा तो नई जनरेशन है भाई, लेकिन तुम द्विपक्षीय सीरीज में ही अच्छा खेल सकते हो, या जहां पे तुम्हारे लिए बैटिंग पिच हो वहीं पे अच्छा खेल सकते हो, नहीं तो तुम नहीं खेल सकते हो। तिलक वर्मा का भाई मुंबई इंडियंस में भी रिकॉर्ड देख लो, भले ही उसका एवरेज अगर अच्छा दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा, लेकिन तिलक वर्मा ने मुंबई इंडियंस को भी कोई मैच नहीं जिताया। वो 2022 से टीम में है, लेकिन जब वो परफॉर्म करता भी है, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देख लो 2022 से, कि वो 30-40 रन वाला ही प्लेयर है, उससे ज्यादा उसमें कैपेसिटी ही नहीं है। और अगर वो मुंबई इंडियंस को भी जिताने वाला रहता था ना, हाँ चलो जीत की दहलीज पे लाकर छोड़ देता था हमेशा, कभी क्रॉस नहीं कर पाता था। वही चीज इंडिया के साथ भी कर रहा है कि वो अगर टिक भी गया 30-35-40 मारेगा, उससे ज्यादा उसकी कैपेसिटी नहीं है, फिर वो भगवान भरोसे है, और वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो टीम इंडिया को जिता सके। एक मैच जिताने से उसको मैं लीजेंड या फिर बहुत बड़ा मैच विनर नहीं बोल सकता हूँ। एक ही मैच जीता है, अगर मैं भी खेल लूंगा ना, या कोई भी खेलेगा इस इंडिया में, तो वो भी ना 50 मैच खेल के एक मैच बहुत अच्छा खेल लेगा भाई। जिसे बोलते हैं ना हर कुत्ते का एक दिन होता है, उस दिन उसका दिन था, उसके बाद उसका दिन खत्म हो गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस हार से कुछ सीखेगी या फिर अगले मैच में भी वही स्लो एंड स्टेडी वाला ड्रामा को कंटिन्यू करेगी? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आपको भी गुस्सा आ रहा है तो बिंदास निकालो। और अगर मेरी बात आप लोगों को कड़वी लगी हो तो भाई आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि सच कड़वा होता है और उसे सुनना आना भी चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं, मिलता हूं आपको नए वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।